डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में सीएम धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के लिए उत्तराखंड सिर्फ चुनावी पर्यटन का है माध्यम। हमारी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चमोली में जिलाधिकारी का दौरा, विकास कार्यों का लिया जायजा, स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान के लिए जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। रुड़की में पुलिस ने साइबर ठगी की रकम खपाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 आरोपियों को दबोचा, बाकी की तलाश जारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस के लिए उत्तराखंड केवल चुनावी पर्यटन का एक माध्यम है। उसका पूरा राजनीतिक विमर्श एक परिवार के हितों के इर्द गिर्द ही सीमित रहा है, जबकि हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास और जन कल्याण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। जिन योजनाओं को कांग्रेस की सरकारों के समय में फाइलों में दशकों तक दबाकर रखा जाता था, उन्हें मोदी जी और यहाँ हमारी डबल इंजन की सरकार ने धरातल पर उतारा है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड चुनावी पर्यटन का विषय रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता आए थे और एक जगह कार्यक्रम नहीं हुआ। मुझे लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ प्रश्न किया कुछ लोगों ने, अल्मोड़ा में गया था, तो मैंने कहा कि उन्हीं का सब सिस्टम था, कोई हेलीकॉप्टर भी हमने नहीं उपलब्ध कराया, हमारी कोई असर, उन्हीं के पायलट ने कहा होगा कैसा मौसम है क्या है, उसको थोड़ा लोगों ने, आप सब भली भांति जानते हैं कि उसमें कोई किसी का कोई भी लेना देना नहीं था। चलिए, मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे पूछ ही लिया तो मैंने कहा चलिए, यहाँ मौसम खराब हो गया था, पौड़ी में मौसम अच्छा था, और चलो पौड़ी में भी खराब हो गया तो देहरादून में तो मौसम में कोई दिक्कत ही नहीं थी, दूसरे दिन ही आना था यहाँ तो इसलिए इन लोगों के लिए चुनावी पर्यटन का विषय रहता था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंधों से जोड़ा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कर्णप्रयाग के ब्लॉक सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि 2014 से शुरू हुई ये यात्रा सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि विकास, सुशासन और जन विश्वास की नई कार्य संस्कृति स्थापित करने की यात्रा रही। इन 12 सालों में देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति कर वैश्विक पहचान बनाई है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला। डिजिटल गवर्नेंस और डीबीटी से लाभ सीधे पात्रों तक पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार पर रोक लगी। उन्होंने आगे कहा कि बीते 12 वर्षों में सड़क, रेल, हवाई अड्डे, मेट्रो और डिजिटल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन और भारत नेट जैसी पहले विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत कर रही हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत आज आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र बना है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले हैं। इस तरह से भारत के राजनीतिक क्षतिज पर एक दैदीप्यमान नक्षत्र का उदय हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में उनका जो 12 साल का कार्यकाल रहा है, वो 12 साल बेमिसाल हम उसको कह सकते हैं। और क्या योजनाएं रही उनके तमाम मैंने अभी आपको विस्तार से बताया है। तो मैं समझता हूँ कि एक नए युग का सूत्रपात जो है सन 2014 में भारतवर्ष में हुआ है, और अब हर नए कार्यकाल में ये सरकार अपने पुराने कीर्तिमान तोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। और
2047 जो विकसित भारत की संकल्पना है उसको साकार करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। अगली खबर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 14 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। परीक्षा के सफल एवं व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद चंपावत समेत अन्य जिलों से आने वाले सभी परीक्षार्थियों से समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की विशेष अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में क्षेत्र में लगातार वर्षा और मौसम परिवर्तन का दौर जारी है। ऐसे में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, ट्रैफिक, मार्ग अवरोध या मौसम जनित परेशानी से बचने के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की तैयारी पहले से सुनिश्चित कर लें। उन्होंने साफ कहा कि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें, जिससे परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व होने वाली जांच और अन्य औपचारिकताएं बिना तनाव के शांतिपूर्वक पूरी की जा सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और परीक्षा का पारदर्शी संचालन है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हर परीक्षार्थी पर नजर बनाए हुए है। अगर किसी परीक्षार्थी को यात्रा के दौरान मार्ग अवरोध, खराब मौसम या परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वे तत्काल जिला आपदा परिचालन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर सहायता के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। जनपद चंपावत के समस्त जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं और जिनका केंद्र UPSSC परीक्षा के लिए जनपद चंपावत में है, आप सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, आप सभी से आग्रह है कि सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जब जो केंद्र है वहाँ पर आने की व्यवस्था पूर्व में ही निर्धारित कर लें। और आप जैसा आपको विदित है, वर्तमान में वर्षा आदि और कई सारे सांस्कृतिक मेले आदि भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो अगर आप समय से परीक्षा केंद्र पर आएंगे तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो उससे आप समय से बचाव कर पाएंगे और आप समय से आने पर अपना जो परीक्षा केंद्र के अन्य औपचारिकताएं हैं उनको भी आप समय से पूर्ण कर पाएंगे। तो आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है जो जनपद चंपावत के केंद्रों में अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं वो समय से अपने अपने केंद्र पर पहुँचेंगे और अपने आने और जाने रहने की व्यवस्था आदि भी समय से कर लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो हमारा आपदा परिचालन केंद्र का नंबर आप सभी के पास है। आप वहाँ पर अपनी कठिनाई और अपनी जो भी सहायता है आप उसके माध्यम से आप अवगत कर सकते हैं। अगली खबर, चंपावत में स्वरोजगार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति और जिला सलाहकार समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बैंकिंग व्यवस्था, स्वरोजगार योजनाएं और ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। चर्चा के दौरान बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, वित्तीय साक्षरता, ऋण जमा अनुपात, कृषि ऋण, केंद्र और राज्य की स्वरोजगार योजनाएं, गैर निष्पादित आस्तियां, कौशल विकास मिशन और बैंकिंग सेवाओं की स्थिति पर विस्तार से बात की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद का CD रेशियो 38.35% है, जो RBI के न्यूनतम 40% मानक से कम है। इस पर नाराजगी जताते हुए अन्य बैंकों को ऋण वितरण तेज करने और प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, PM स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना और पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन अनावश्यक लंबित न रहें। बैंकों को निर्देश दिए गए कि छोटी तकनीकी त्रुटियों पर आवेदनों को निरस्त करने के बजाय विभागों और आवेदकों से समन्वय कर तुरंत ठीक किए जाएं। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाने और पात्र किसानों को लाभ देने के लिए विशेष ऋण शिविर लगाने के आदेश भी दिए गए। बिना सूचना बैठक से अनुपस्थित रहने पर मत्स्य विभाग के प्रभारी पर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1 दिन का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे बैठक में जवाबदेही का संदेश भी साफ दिखाई दिया। अगली खबर चमोली से है, जहां जिलाधिकारी गौरव कुमार ने शुक्रवार को जनपद की दूरस्थ निजमूला घाटी का स्थलीय निरीक्षण किया और वहां चल रहे विकास कार्यों के साथ स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिरही निजमूला सड़क और निर्माणाधीन निजमूला पाणा सड़क का जायजा लिया। बिरही निजमूला मार्ग पर काली चट्टान के पास भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र देखकर DM ने ब्रिजकुल
अधिकारियों का सुरक्षा तेज करने और बार बार हो रहे भूस्खलन का स्थायी समाधान निकालने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटी के लोगों को बार बार होने वाली परेशानियों से राहत दिलाना जरूरी है। ब्यारा गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर उन्होंने बाजार क्षेत्र में नाली निर्माण कराने के आदेश भी दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने निजमुला पाणा सड़क पर बन रहे झींझी पुल का निरीक्षण किया। पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से कहा कि मानव संसाधन बढ़ाकर नवंबर तक पुल का काम पूरा किया जाए। बाद में वन विभाग के आवास गृह में आयोजित बैठक में घाटी के ग्रामीणों ने दूरमी ताल के पुनर्निर्माण, पर्यटन को बढ़ावा देने, सड़क, शिक्षा, दूरसंचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग रखी। गौरव कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासित किया कि उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये पुल है जो 66 मीटर स्पैन का है। ये पीएमजीएसवाई 1 का पुल है और काफ़ी समय से विभिन्न कारणों से रुका हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्षेत्र में काफ़ी रोष है। तो आज क्षेत्रीय हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। अभी इसमें पीएमजीएसवाई के द्वारा नवंबर की डेडलाइन हमको दी गई है। इसके लिए तो निर्देशित किया गया है कि ये मंथली इसमें चार्ट अवेलेबल कराएं कि क्या क्या प्रोग्रेस रहेगी, ताकि इसका मॉनिटरिंग की जा सके और कोई भी फर्दर डिले को रोका जा सके। साथ ही एक काली चट्टान का क्षेत्र है जहां पर लगातार पिछले दिनों से लैंडस्लाइड हो रही है। इसके वीडियो मीडिया में भी काफ़ी आए, उसमें भी निरीक्षण किया गया है। उसमें बिल्कुल हमारी कार्यदायी संस्था है, उसको कहा गया है कि ब्लास्टिंग करके लूज चट्टानों को निकालें, साथ ही स्लोप ट्रीटमेंट अथवा रियलाइनमेंट। पर्यटन सीजन के बीच आम जनता और पर्यटकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चंपावत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में अमोड़ी और स्वाला क्षेत्र के रेस्टोरेंट, भोजनालयों और जनरल स्टोरों में औचक छापेमारी कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की गहन जांच की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों में सफाई व्यवस्था, खाद्य सामग्री के रखरखाव, गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की बारीकी से जांच की। इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थ संदिग्ध पाए जाने पर विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए सरसों तेल, मसाले, कुकीज और नूडल्स के कुल 4 सैंपल जांच के लिए एकत्र किए। इन सभी संदिग्ध नमूनों को तत्काल जांच हेतु राजकीय लैब रुद्रपुर भेज दिया गया है। विभाग ने साफ किया है कि लैब रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर मौजूद दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों को साफ सफाई बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने और एक्सपायरी उत्पादों का विक्रय न करने के कड़े निर्देश भी जारी किए। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। यूकेडी पार्टी के वायरल वीडियो की पोल खुल गई है। यूकेडी पार्टी के वायरल वीडियो में पशुपति देवी ने कहा था कि मुझे सरकार से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एपीएन न्यूज की जमीनी पड़ताल में इस दावे की हकीकत कुछ और निकली है। दस्तावेजों और स्थानीय जानकारी से पता चला है कि परिवार को पहले से कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे वीडियो में किए गए बयान पर सवाल खड़े हो गए हैं। पड़ताल के अनुसार पशुपति देवी के परिवार ने आवास सहायता के लिए आवेदन किया है। सर्वे पूरा हो चुका है और मकान जल्द मिलने की उम्मीद है। परिवार स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा है और गरीबी रेखा राशन कार्ड के जरिए 7 यूनिट तक नियमित राशन ले रहा है। पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन और पति को किसान पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें लगातार आर्थिक मदद मिल रही है। गांव में ग्राम पंचायत के माध्यम से सोलर लाइट लगाई गई है और घर के लिए अतिरिक्त सोलर लाइट की मांग भी की गई है। इसके अलावा फलदार पेड़ों के लिए तारबाड़ की व्यवस्था प्रशासन से मांगी गई है। जब परिवार आवास, राशन, पेंशन और सोलर जैसी सुविधाएं ले रहा था, तब सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। कहना तथ्यों से मेल नहीं खाता। एपीएन न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि वायरल वीडियो का दावा पूरी तरह सही नहीं है। सब कुछ मिला है, स्वजल मिला है, राशन मिला है, पेंशन मिली है। हमने कुछ नहीं कहा, उसके बारे में कहा और कुछ किसी के बारे में नहीं बोला। धामी जी अच्छा है और उस नहीं आया मीटिंग में, 3-4 बार चले गए। धामी जी के लिए अच्छी बात और कुछ बुरा नहीं है। वो मीटिंग में नहीं आते हैं तब गुस्सा आता है यहाँ देहरादून जाके। धन्यवाद कहना चाहते हैं और धामी जी जय हो। पिछले दिन आपके यहाँ से ताई जी की वीडियो वायरल हुई है, ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? अरे उन्होंने गलत वीडियो डाल की है जी। वो बिल्कुल काम गलत ही कहा। मैंने इसको देख के गुस्सा है, तूने क्यों कहा इस पर मुख्यमंत्री जी के बारे में? मुख्यमंत्री जी ने बार दे रखा है, हमको हर चीज दे रखा है, रोड दे रखी है, मकान दे रखा है, शौचालय दे रखा है, क्या कमी है? राशन दे रखा है, पेंशन दे रहा है, उसके बाद तो क्या करते हो? उनकी जय जयकार, उनके बाल बच्चे आगे बढ़ते रहे, ऐसे मुख्यमंत्री आते रहे। हमको इसमें कोई वो नहीं है। इसलिए मैंने अपने घर वाले खुद कहा
कि तूने इसी बात क्यों कहा उनसे। खबरों का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ी पहल तेजी से जमीन पर उतरती नजर आ रही है। जनपद चंपावत में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा जिले में इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिल रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में 150 से अधिक आवेदनों को स्वीकृत दी जा चुकी है, जिनके माध्यम से करीब 28.2 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तेजी से साकार हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 50, 100 और 200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। अगली खबर चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में टैक्सी चालक से मारपीट, अभद्रता और जाति सूचक टिप्पणी का मामला अब कानूनी दायरे में आ गया है। 10 जून को पीड़ित चालक अपनी टैक्सी लेकर लोहाघाट से दिल्ली जा रहा था। आरोप है कि देवराड़ी बैंड के पास कुछ टैक्सी चालकों ने गाड़ी रोककर उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, मोबाइल छीन लिया और अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पीड़ित का कहना है कि इससे उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा हुई और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फैलने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। 12 जून को पीड़ित ने थाना लोहाघाट में लिखित तहरीर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को सबूत मानते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, SC/ST एक्ट और IT एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। चंपावत पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है और चेताया कि आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो वायरल कर अपमान करना और अफवाह फैलाना अपराध है, जिसमें सख्त कार्रवाई होगी। थाना लोहाघाट में एक व्यक्ति द्वारा आकर हमें एक तहरीर दी गई, जिसमें कि उसके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि लोहाघाट के ही लोकल लोगों द्वारा उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया था तथा उसकी एक वीडियो बनाकर वायरल की गई थी। जब पुलिस द्वारा उस वीडियो के बारे में जांच पड़ताल की गई तो एक घटना को सच पाया गया और इसमें जो हम लोगों द्वारा जो भी धाराएं थी, क्योंकि ये SC/ST का मुकदमा है, तो जो संबंधित धाराएं उसमें विभिन्न जो हमारी जो भी लीगल धाराएं बैठ रही है उसके विरुद्ध एक FIR पंजीकृत की गई है। इसमें जो भी अभियुक्तगण हैं पुलिस द्वारा उनकी अब तलाश जारी कर दी गई है और आगे जो भी लीगल कार्रवाई होगी हमारे द्वारा वो की जाएगी। चंपावत पुलिस ऐसे कोई भी सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसी कोई भी आपत्तिजनक वीडियो या कोई भ्रामक वीडियो वायरल होती है तो उसका समय समय पर संज्ञान लेते हैं और आगे चलकर भी यदि ऐसी कोई वीडियो या ऐसी कोई न्यूज़ हमारे द्वारा ऐसी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध हमारी जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में। अगली खबर, रुड़की में साइबर ठगी की रकम खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। लक्सर पुलिस, CIU रुड़की और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत गिरोह के ठिकाने लगाने का तरीका सामने आया। आरोपी CSC सेंटर और पेट्रोल पंप के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट बनाकर ठगी की रकम वहां ट्रांसफर करते थे। इसके लिए वे विशेष APK फाइलों और QR कोड का इस्तेमाल करते थे। जांच में पता चला कि गिरोह के लोग गाँव में जाकर लोगों को भावनात्मक कहानियां सुनाकर फंसाते थे, वाहन चालन या कैंसर जैसी बीमारी का बहाना बनाकर नकद रकम ले लेते थे और फिर वो पैसा CSC संचालकों के खातों में भेज देते थे। बाद में CSC संचालकों से नकद लेकर उसे कैश डिपॉजिट मशीन्स के जरिए दूसरे खातों में जमा कर देते थे ताकि रकम की असली ट्रेल टूट जाए। में 1-2 CSC सेंटरों से ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग उनके सेंटरों में आकर के कुछ पैसा मंगा रहे, पैसा उनको देने के बाद उनके अकाउंट फ्रीज और होल्ड हो गए। तो इस सूचना पर हमारी CIU टीम और लक्सर थाना पुलिस ने काम किया तो 2 लोगों को पकड़ा। उन 2 लोगों के नाम है, एक का नाम है अंकित और दूसरा विशाल, दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये अभ्यस्त प्रकार के क्रिमिनल हैं, साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। इनका ये CSC सेंटरों में जाकर के पैसा मंगाते हैं, एक छोटा सा कमीशन CSC सेंटर वाले को देते हैं और कुछ समय के बाद CSC सेंटर वाले को पता लगता है कि मेरा अकाउंट है या मेरा बारकोड क्राइम के लिए यूज हुआ क्योंकि उसका अकाउंट फ्रीज या होल्ड।
अगली खबर, दिग्गज भारतीय शूटर और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। जर्मनी से लौटते समय तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ये खबर सुनते ही मसूरी और उनके पैतृक क्षेत्र टिहरी के जौनपुर में शोक की लहर दौड़ गई। जौनपुर के एक छोटे गाँव में जन्मे जसपाल राणा ने पिस्टल शूटिंग में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने देश का सबसे सफल निशानेबाज और कोच माना जाता है। 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड पाकर वो ये सम्मान लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। बाद में उन्हें 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। खिलाड़ी के रूप में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल्स, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और एशियाई गेम्स में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जीते। 2006 में हिरोशिमा एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने पहला गोल्ड जीता। कोच के तौर पर उन्होंने मनु भाकर, सौरभ चौधरी, ईशा सिंह जैसे चैंपियन तैयार किए। मसूरी से उनका गहरा नाता था, बचपन वही बीता था। पिता नारायण सिंह राणा आईटीबीपी अधिकारी थे। 2009 में टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा। दोस्तों के मुताबिक वो सरल स्वभाव के थे और अक्सर मसूरी जौनपुर आते थे। उनका जाना खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज सुबह ही जैसे ही ये घटना सुनने को मिली और हमारे एक युवा साथी जसपाल राणा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से और हमारे उत्तराखंड के बहुत ही युवा निशानेबाज थे, जिन्होंने बहुत कम उम्र में इतनी ख्याति प्राप्त करी। उन्होंने 18 साल की उम्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, 21 साल में उन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया और 2020 में उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे प्रिय जसपाल राणा जी। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही।